भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? साफ साफ सुनाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। तराजू सबने देखा हुआ है? देखा है। अगर तराजू के एक तरफ 1 किलो का बाट आता है ना, अगर उसको रख दिया जाए तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट रखने पड़ेंगे? 10। और तराजू को अपनी तरफ लटकाने के लिए एक और रखना पड़ेगा। कुल कितने चाहिए बाट? 11। आप में से कोई ऐसा है जिसके परिवार में 10 ओट है? हाथ उठाइए। आपके परिवार में कोई ऐसा है जो 9 ओट है? एक हाथ उठ रहा है बस। तो अगर तराजू के एक तरफ 1 किलो वजन है तो दूसरी तरफ 100 ग्राम के कितने वजन चाहिए? इसका मतलब अगर किसी के एक तरफ 100 ओट है, उसको बैलेंस करने के लिए, या 50 ओट है तो उसको बैलेंस करने के लिए 5-5 ओट के कितने परिवार को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। 10 में तो बैलेंस होगा, झुकेगा तब 11। अब मान लो 100 ग्राम के 2 बटखरे, सोचे मैं तो तराजू पे आ गया, मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन पलड़ा किधर भारी रहेगा? जोर से बोलिए जरा। 1 किलो की तरफ 5 आ गए 100 ग्राम वाले, बोले भैया हम तो देखो 5 इकट्ठे हो गए, फिर भी पलड़ा किधर भारी रहेगा? 1 किलो की तरफ। 8 आ गए, एक साथ हो गए, तब भी पलड़ा किधर भारी रहेगा? 1 किलो की तरफ। 10 आ गए, तभी पलड़ा किधर हुआ? बैलेंस। तो पलड़ा तब भारी होगा जब 100 ग्राम के 11 आएंगे। 8 आने से भी भारी नहीं होगा, 9 आने से भी भारी नहीं होगा, 10 आने से तो बैलेंस होगा, और 11वां जब आएगा तब क्या होगा? पलड़ा भारी होगा। इसका मतलब जो पहला 100 ग्राम का वजन है उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा उसके साथ 10 100 ग्राम और आके खड़े हो जाए, तब उसका पलड़ा भारी होगा। आप सारे 100 ग्राम हो, आप 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो, इसलिए एक के साथ 10 और खड़े होंगे, 11 आएंगे, तब आपका पलड़ा भारी होगा। नहीं तो 1 किलो एक अपने आप में पर्याप्त है, आपके वो बराबर तौल दिया जाएगा। हिंदी समझ में आई क्या? मेरी पूरी बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूं, या और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करूं? वो पीछे वालों को समझ में आई क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आपके मुंबई में 50-50 ओट का परिवार है, 40 ओट का भी परिवार है, 30 ओट का परिवार है, लेकिन आपकी सोसाइटी में 5 ओट से ज्यादा परिवार नहीं है। इसलिए उधर का एक परिवार का वोट बैलेंस करने के लिए आपके 10 परिवारों को एक साथ होना पड़ेगा। अगर एक भी उसमें से छिटका तो 9 लोगों की मेहनत बेकार, 8 लोगों की मेहनत बेकार। आपको 100% वोट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य पर करना पड़ेगा, एक तरफ होके खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिएगा, भारत को बर्बाद करने के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है। आपके आसपास घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनका आधार बनवाया जा रहा है, उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी बनवाया जा रहा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा रहा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया गया है। तो वो उनकी औकात और आपकी औकात बराबर है। आप होंगे अपने घर के करोड़पति, आपके वोट की कीमत एक है, उसकी रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोटी की कीमत एक है, और वो बांग्लादेशी एक परिवार, उसमें 20 वोट है, आपके एक परिवार में 4 वोट है।
तो आप 5 लोग इकट्ठा हो जाओगे तब उस एक परिवार के बराबर आओगे, नहीं तो वो एक परिवार जिधर वोट दे देगा उसका काम बन जाएगा। और पॉलिटिशियन इस बात को समझते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ कम आते हैं। उनको पता है कि इधर एक परिवार में जाऊंगा, 1 घंटे लगाऊंगा तो 4 वोट मिलेगी, दुनिया भर के सवाल जवाब और करेंगे। उधर जाऊंगा, एक परिवार में 50 वोट है, 40 वोट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कोई सवाल जवाब होगा नहीं, केवल इतना बोल के आऊंगा, 5-5 किलो तुम्हें चावल देता रहूंगा, 1000-1000 रुपए तुम्हें देता रहूंगा, इतना कह के आना, वोट अपने आप मिल जाएगी। तो माथा पच्ची किधर करना, इधर करना उधर करना, किधर करना? तो आप लोगों का राजनीतिक रूप से इसलिए कोई वही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये भी जानते, ये सारे एक साथ हो नहीं सकते। पॉलिटिशियन को पता है ये भाषा के आधार पे लड़ेंगे, ये मराठी और तमिलियन आपस में लड़ेंगे, ये बिहारी और बंगाली आपस में लड़ेंगे, ये हिंदी और मल्लू आपस में लड़ेंगे। बोले लड़ेंगे तो इधर क्यों जाना, जो नहीं लड़ता उधर चलो। एक घर में 50 वोट है, ज्यादा कोई समझाना नहीं, 5-5 किलो चावल की बात करना, 1000-1000 रुपए की बात करना, काम हो गया। कोई सवाल जवाब वो करने वाले नहीं, उनको पता ही आपस में लड़ेंगे। वो कोई पवार बना हुआ है, कोई पाटिल बना हुआ है, कोई देशमुख बना हुआ है, कोई हेगड़े बना हुआ है, कोई उपाध्याय बना हुआ है, कोई यादव बना हुआ है, भगवान जाने क्या क्या बने हुए। उनको ये भी पता है, इनको अपनी जड़ें नहीं पता। हम लोगों के जो संस्कार होते हैं उसमें, आइए सरदार जी बैठिए, प्रणाम आपको करता हूं। आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, तो मेरा नाम अश्विनी कुमार नहीं होता और मेरे हाथों में यह रक्षा नहीं होती। आज हम सारे ये जो बने हुए हैं ना, अगड़े पिछड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित जो बने हुए हैं, आज हम जो बने हुए हैं, तमिलियम ये वो मराठी, याद रखिएगा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ पंजाब में गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, उनके साहिबजादों ने युद्ध शुरू किया, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने युद्ध शुरू किया। आज हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित उन्हीं के कारण है, आज हमारा नाम उनके कारण है, नहीं तो ना हमारा नाम होता, ना हमारा निशान होता, ना हमारी पहचान होता, ना हमारी संस्कृति होती, ना हमारा त्योहार होता, सब कुछ बदल गया होता। अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं महाराज नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, आपके मांग में सिंदूर नहीं होता, आपके गले में मंगलसूत्र नहीं होता, आपके शरीर पे जनेऊ नहीं होता, आपके माथे पे तिलक नहीं होता। तो ये जो तिलक उलक लगा के बैठे हुए हैं, इसके लिए अभिमान मत करिएगा। जब भी कोई त्योहार मनाइए, 2 महापुरुषों को याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करिए। जब भी कोई घमंड आए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मराठा हूं, मैं फलाने हूं, मैं ठिकाना हूं, याद रखिए कि जो कुछ है किसके कारण है, 2 महापुरुषों के कारण, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कारण, छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। और जानते हैं उत्तर दक्षिण के कल्चर में डिफरेंस कैसे आया? जब उनकी सेना चली तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको महाराष्ट्र में रोक दिया। सनातन को बचाने की 2 सबसे बड़ी लड़ाइयां जो हुई हैं, एक पंजाब में हुई, एक महाराष्ट्र में हुई। और पंजाब हमारा 25% कन्वर्ट हो चुका है। कैसे कन्वर्ट हुआ? स्कूल कॉलेज में फ्री में ड्रग बांटा, और जब हमारे युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट हो गई, नशेड़ी हो गई, उसको कन्वर्ट कर लिया। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके महाराष्ट्र में कर रहे हैं। खूब इस समय नशा बांटा जा रहा है, स्कूलों में नशा पहुंचाया जा रहा है, हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। और घर में 1 ही 2 बेटे हैं, 2 से ज्यादा तो आजकल होते ही नहीं है। अब 2 में से अगर 1 नशेड़ी हो गया, समझो आपके 50% आपका मामला, आपकी ताकत खत्म हो गई। बड़े प्लान्ड वे में भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है। अगर आपके दिमाग में है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा लोग बोलते रहते हैं ना, खासतौर पर जो कविता पाठ करते हैं वो जरूर बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वहां से हस्ती भी मिट गई, वहां से बस्ती भी मिट गई, और अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी,
वो कैके अब पाकिस्तान कहलाता है। अब वहां पे राजा भरत को मानने वाले, राजा राम, महाराज भगवान राम को मानने वाले नहीं बचे हैं। वहां से हस्ती भी मिट गई और वहां से बस्ती भी मिट गई। ढाका, चटगांव 100% हिंदू हुआ करते थे, अब वो बांग्लादेश बन गया है। पिछले 3 महीने में क्या हो रहा है, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आया होगा, हो सकता है आपने टीवी में देखा होगा। हस्ती भी मिट रही है और बस्ती भी मिट रही है। एक हिंदू राज्य हुआ करता था, वो हमारे विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये तमिलनाडु वो वाला एरिया विजयनगरम कहलाता था। उसका नाम था मल्लदीप। वो मल्लदीप जहां राजा राज चोल राज किया करते थे, उस मल्लदीप को आज की डेट में मालदीव कहते हैं। और उस मालदीप में हस्ती भी मिट गई और बस्ती भी मिट गई। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई। कश्मीर से हस्ती बस्ती मिट गई, लद्दाख से हस्ती बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती बस्ती मिट गई, अरुणाचल से हस्ती बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती बस्ती मिट गई है, मणिपुर से हस्ती बस्ती मिट रही है। ऐसे 9 राज्यों से हस्ती भी मिटी और बस्ती भी मिटी। और जब हस्ती और बस्ती मिटती है तो केवल हिंदू की नहीं मिटती है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख चारों की मिटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सबकी मिटती है। जिस काबुल का 100% बिजनेस सिख किया करते थे, मारवाड़ी किया करते थे, जैन माहेश्वरी अग्रवाल किया करते थे, उस काबुल में एक भी अब कोई बचा नहीं है। जिस लाहौर और कराची का 100% बिजनेस जैन माहेश्वरी अग्रवाल समाज के पास था, सिखों के पास था, उस लाहौर और कराची में कोई नहीं बचा। जिस ढाका और चटगांव का 100% बिजनेस जैन मारवाड़ी अग्रवाल समाज के पास था, अब वहां एक भी नहीं बचा है। पहले भारत में फिल्में कहां बनती थी पता है आपको? लाहौर में। आज की डेट में जो बॉलीवुड बना हुआ है ना मुंबई का, ये विभाजन के बाद बना है। अदरवाइज फिल्में केवल और केवल लाहौर में बनती थी। इसलिए जब 1947 का विभाजन हुआ तो सारे हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, निर्माता, निर्देशक सब वहां से भाग के यहां आए। इधर कोई होता ही नहीं था। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार साहब, ये सब वहीं के हैं। सुनील दत्त, ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सब उधर के हैं। और जुलाई तक सब ये अपनी अपनी कोठियों में थे। जुलाई 1947 तक आडवाणी जी, जेठमलानी जी, गुजराल, मनमोहन सिंह, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, रोशन साहब, ये कहां थे? अपनी अपनी कोठियों में। क्योंकि उस जमाने के ये करोड़पति थे। और कैसी कोठियों में थे? जैसे आपके मुंबई का मालाबार हिल्स है ना, ऐसे कराची के मालाबार हिल्स में ये लोग रहते थे जिनका मैंने नाम लिया। 14 जनवरी 1947 को इन लोगों ने मकर संक्रांति अपने घर में मनाई थी। 30 मार्च 1947 को होली इन लोगों ने अपने घर में मनाई थी। अच्छा, जब 30 मार्च को होली ये लोग अपने घर में मना रहे होंगे, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, तो इन्होंने सोचा होगा क्या कि 3 महीने के बाद क्या होने वाला है? सोचा होगा क्या? बाबूजी जरा फोन बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए शांति बना के रखिए, 1 घंटे के बाद पूरी बात करते रहिएगा आप आराम से। उस समय क्या सोचा होगा क्या, जब 30 मार्च को ये होली मना रहे होंगे, कि इनके साथ अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? जोर से बोलिए जरा। सोचा था? लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद इन्होंने जगन्नाथ यात्रा बनाई और 3 जुलाई 1947 को गुरु पूर्णिमा सबने अपने अपने घर में मनाई। 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन था। जुलाई में सब अपनी अपनी कोठियों में थे। और जितने मैंने नाम लिए हैं, कोई करोड़पति था, कोई उस जमाने का लखपति था। लेकिन 31 अगस्त 1947 को
ये लाहौर कराची में अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे और 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये दिल्ली की झुग्गियों में पहुंच गए थे। पहले अपने फार्म हाउस में रहते थे, कोठी में रहते थे, अपने मालाबार हिल्स में रहते थे, अपने जुहू में रहते थे। मतलब आपको मैं कंपैरेटिव एक एनालिसिस दे रहा हूं कि जैसे जुहू मालाबार हिल्स यहां है, ऐसे कराची में भी जुहू मालाबार हिल्स होता था। और ये सारे करोड़पति लोग अपने उसमें बैठे हुए थे, जुलाई तक बैठे हुए थे। और अगस्त में आए ट्रेन में भर के, कोई पैजामा पहन के आया, कोई लुंगी पहन के आया, कोई एक कपड़ा लेके भाग पाया, कोई बिना कपड़े के भागा, जो पहना था बस वही पहन के भागा। और अगस्त में रक्षाबंधन के दिन सारे के सारे झुग्गी में आ चुके थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अपना परिवार लेके नहीं भाग पाए। मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बड़े नाम है आज की डेट में। आज की डेट में वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं। उसमें से 1-2 लोग तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, उसमें 1-2 लोग अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए, 1-2 लोग अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए। आप कल्पना करिए हुआ ऐसा क्या होगा कि लोग अपना परिवार भी लेकर नहीं, सामान मान तो छोड़ो, परिवार भी लेकर नहीं भाग पाए। और यह हुआ किस लिए था? एक सोच के कारण। सोच क्या थी? मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और हम पाक हैं, तुम नापाक हो, इसलिए पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे। पाक पवित्र स्थान, पाकिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाक स्थान, उसी से बना है पाकिस्तान।